अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम लोगों को गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन वो किसकी वजह से करेंगे? ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से। एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हम ले लेंगे और उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे यूजिस गॉसेस लॉ। ठीक है। अच्छा, अब गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है और वो कोई भी क्लोज बॉडी जो है वो हो सकती है किसी भी शेप में। तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं इसकी जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हमने सिलेंड्रिकल जो है एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, रेड कलर के साथ मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है सिलेंडर की फॉर्म में, ये हमने ले लेनी है। और ये जी फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने ले ली। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें चार्ज का पता होना चाहिए। चूँकि हम यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक टर्म यहाँ पे नई टर्म हो सकती है आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे और वो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। वो कौन सी टर्म होगी स्टूडेंट्स? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये किसके बराबर होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने अगर इसको Q की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो लैम्डा को L से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय L के इक्वल। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है? यहाँ पे लेंथ को देखना है। यहाँ पे आपको सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस नज़र आ रही है इसकी लेंथ जो है वो h के बराबर है, h हाइट के इक्वल है, तो आपने L को जो है वो पुट कर देना है h के इक्वल। ठीक हो गया। तो अब यहाँ आप लोगों के पास चार्ज Q की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय L की जगह पे आप क्या लिख देंगे? h। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है वो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब आप सवाल करेंगे कि यहाँ पे हम चार्ज क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अभी आपको इसकी रीज़न पता चल जाएगी। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा हुआ है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे Q की वैल्यू अगर हम लोगों को नहीं पता तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इसी लीनियर चार्ज डेंसिटी के फार्मूला से Q की वैल्यू जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड की है, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय h, वही हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो ऐसा ही स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे करना है। तो फाई आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा मल्टीप्लाई बाय h और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ये आपने फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग गॉसेस लॉ जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था कि हम एक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हम फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? वो फार्मूला स्टूडेंट्स हमने अप्लाई करना है क्लोज इंटीग्रल E.ds वाला। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3 जो है वो सरफेसेस कंसीडर कर लेनी है। अभी आइए मैं आपको फिर दोबारा से डायग्राम की तरफ ले चलती हूँ और इसमें हम अगर आप गौर करें तो मैंने 3 सरफेसेस जो हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेबल की हुई हैं। एक है S1 सरफेस, एक है S2 सरफेस और तीसरी सरफेस जो है वो S3 सरफेस है। S1 यहाँ पे आप गौर करें कि जो भी सिलेंड्रिकल सरफेस होती है उस सिलेंड्रिकल सरफेस का जो टॉप जो राउंड सरफेस होगी, ठीक है, टॉप क्रॉस सेक्शन जो होगा उसको हम S1 से जाहिर कर रहे हैं, बॉटम क्रॉस सेक्शन को S2 से जाहिर कर रहे हैं। ये आप इसको इस तरह से इमेजिन कर लें जिस तरह से मैंने इस बोर्ड मार्कर का जो कैप है इसको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये भी एक सिलेंड्रिकल बॉडी है। तो सिलेंड्रिकल बॉडी का ये जो टॉप सरफेस है, ये वाली जो नीचे वाली है ये इसकी बॉटम सरफेस है और ये इसकी कर्व्ड सरफेस है ये वाली। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने S1 जो है ये टॉप सरफेस को, S2 बॉटम सरफेस या बॉटम क्रॉस सेक्शन को जाहिर किया है और S3 ये कर्व्ड जो क्रॉस सेक्शन है इसको जाहिर किया हुआ है, कर्व्ड सरफेस को। ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो एरिया वेक्टर जो है इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द सरफेस और ये आपके पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस रेडियली आउटवर्ड होती है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट।
तो अब आप गौर करें, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान स्टूडेंट्स एंगल कितना बन रहा है। मैं यहाँ आपको अलहदा से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो ये आपके पास एरिया वेक्टर और ये आ जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है S1 पे जो एंगल बन रहा है दोनों के दरमियान वो कितना है, 90 डिग्री। इसी तरह से S2 का अगर हम देखें तो S2 जो है इसका एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल टू द सरफेस, और वो हमेशा इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस अवे फ्रॉम द चार्जेस। तो ये आपके पास रेडियली आउटवर्ड आ जाएगी और दोनों के दरमियान फिर से एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे गौर करें तो S1 और S2 दोनों की वजह से जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान वो हमारे पास 90 डिग्री ही बन रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप S3 को अगर आप गौर से देखें तो S3 की वजह से जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो भी यही है, नॉर्मल टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होने की वजह से दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ थीटा कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, 0 डिग्री। तो ये बात अब आपने याद रखनी है नेक्स्ट कैलकुलेशन में। और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ, S1 जो है वो एरिया ऑफ टॉप क्रॉस सेक्शन है, S2 एरिया ऑफ बॉटम क्रॉस सेक्शन है और S3 एरिया ऑफ कर्व सरफेस है, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था। अब हम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे सरफेस S1 की वजह से, तो वो जो टॉप सरफेस है उसकी वजह से। तो इसका फार्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल S1 E डॉट DA विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल S1 E DA कॉज ऑफ थीटा। डॉट को हमने ख़त्म किया तो कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। अब आप यहाँ पे स्टूडेंट्स एंगल बताएंगे, तो ये एंगल आपके पास मैं अभी बता के आई हूँ कि एरिया वेक्टर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्टवर्ड थी, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे, कॉज ऑफ 90 स्टूडेंट्स हमेशा 0 होता है, इस वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर आप कैलकुलेशन करें फ़ाई1 आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने फ़ाई2 जो है वो कैलकुलेट करना है। S2 के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर से EDA कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे फिर से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस रेडियली आउटवर्ड होगी, ये अगर इस तरह से है, और आपके पास एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फिर से एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। आप फिर से 90 डिग्री पुट करेंगे तो फ़ाई2 भी कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। बिल्कुल वही आपने फार्मूला अप्लाई करना है, EDA कॉज ऑफ 90 डिग्री, कॉज ऑफ 90 0, तो फिर से फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने थर्ड फ्लक्स जो है वो कर्व्ड सरफेस S3 की वजह से कैलकुलेट करना है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये 0 नहीं होगा, इसलिए इसको ज़रा और से देखिएगा। फ़ाई3 इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल S3 E डॉट DA। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे, फिर से EDA कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो S3 जो सरफेस थी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों के दरमियान एंगल कितना आ रहा था, 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे दोनों। दोबारा से स्टूडेंट्स अगर आप कहें तो मैं भी आपको डायग्राम में भी दिखा दूँ, जैसा कि आपको स्टूडेंट्स इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, S3 सरफेस पर E और A दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, एंगल 0 डिग्री है। तो अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर देना है। कॉज ऑफ 0 स्टूडेंट्स हमेशा 1 के इक्वल आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, और अच्छी तरह से आपको ये जो इनकी वैल्यूज़ हैं याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। तो S3 जो है, अब यहाँ पे E जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको आपने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देना है, सरफेस इंटीग्रल DA आ जाएगा और आपके पास ये EA के इक्वल आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है, और आपको पता होना चाहिए सिलेंडर का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी आपने यहाँ पे जो लेंथ लेनी है वो 2πr और साथ इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, h के बराबर। तो अब आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडीज़ जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2πr मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस में अब आपने यहाँ पे राउंड जो है इसकी लेंथ राउंड सरफेस की होगी, और वो आपके पास सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगी, वो होगी 2πr, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, और हाइट जो है इस सिलेंडर की वो h के बराबर है, तो ये आ जाएगी 2πr मल्टीप्लाई बाय h। अब आपने ये एरिया की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो
थर्ड आपके पास सरफेस की वजह से जो फ्लक्स कैलकुलेट किया आपने वो आएगा 2 पाई आर एच मल्टीप्लाई बाय ई। ये आपने 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिए अलग-अलग। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, जो तीनों phi1, phi2 और phi3 फ्लक्स जो 3 सरफेसेस की वजह से आपने कैलकुलेट किए हैं, इन तमाम को आपने क्या कर देना है स्टूडेंट्स, ऐड कर देना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास आ जाएगा, phi1 भी 0 आया है, phi2 भी 0 आया है और phi3 कितना आया है, 2 पाई आर एच ई के इक्वल। अब आपने ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर देनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 पाई आर एच ई के इक्वल। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 3 क्या थी स्टूडेंट्स, वो आपने फाइंड की थी लैम्डा एच ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। आप इक्वेशन नंबर 3 को देख लें। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 हम अभी कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं, 2 पाई आर एच ई। अब आपने क्या करना है, दोनों फ्लक्स जो हैं इनको आपने कंपेयर कर लेना है, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो आपके पास ये आ जाएगी 2 पाई आर एच ई इज़ इक्वल टू लैम्डा एच डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी E इज़ इक्वल टू लैम्डा एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एच आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी आपने सिर्फ E को लेफ्ट हैंड साइड पर रहने देना है, बाकी सारी मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगी। H से H स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आपने इस तरह से कैंसिल कर लेना है। तो आपके पास जो फाइनल टर्म बच जाएगी वो किसके बराबर आएगी, लैम्डा ओवर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए। 4 स्टेप्स, ये चौथा स्टेप था जो हमने कंपैरिजन वाला किया। तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। तो ये अगर मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स तो डायरेक्शन के लिए हमने आर यूनिट वेक्टर लिख देना है। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।